अभी हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट 14 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस sp कार्बन इन द स्ट्रक्चर, इनमें से किसके पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ पे हमें देखना था, जनरली हम लोग sp हाइब्रिडाइज कार्बन वहां देखते हैं जहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक सिग्मा, यहाँ पे हमारा कार्बन के पास एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, तो दो सिग्मा होते हैं, तो दो सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। या तो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, या तो कहीं पे ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए जहां कार्बन के दोनों तरफ क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो इस कंडीशन में भी एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, तो दोनों सिग्मा मिलकर के sp हाइब्रिडाइजेशन हमको देंगे। तो कहां पे हमको ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यूजुअली ये जो रहता है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है। कैसे, अब यहाँ देखिए एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए ताकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूरी हो, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 2 और एक 3 और एक हाइड्रोजन इसकी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो टोटल इन जनरल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन वाला, तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। तो यूजुअली जहां पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा, यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा और यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा। इन तीनों कंडीशन में sp2 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे भी देखेंगे तो इस कार्बन पे भी sp2 और इस कार्बन पे भी sp2 देखने को मिलेगा। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और हमें बताना क्या था क्वेश्चन में, sp हाइब्रिडाइजेशन करना था, ठीक है ना। तो हमें बताना था sp हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां से हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हमें बताने थे कंपाउंड में कितने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है पाइरिडीन में कितने लोन पेयर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पाइरिडीन का, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, पाइरिडीन का हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पाइरिडीन का हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो बाकी सारी वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अब सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, 11 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो इस 11 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3, तो हमें अपना आंसर मिल चुका है 11 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। लोन पेयर देखिए यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली लोन पेयर बताना है, तो लोन पेयर हमारे पास एक लोन पेयर यहाँ पे कहलाएगा। इस वजह से आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट आंसर वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे कह रहा है tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of which of the following। तो tertiary butyl carbocation ज्यादा स्टेबल कह रहा है हमसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से। तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है, वहां पे जब हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो ये CH3 ये CH3 ये CH3 क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये है CH3 C प्लस CH3, ठीक है। ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है 3 डिग्री वाला, और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्लस प्लस यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे भी कार्बन की अगर वैलेंसीज देखी जाए, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई रहे ना, तो इधर पे एक हाइड्रोजन भी होगा। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड्स जब काउंट करेंगे हम तो 1 2 3, 3 सिग्मा देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में
जो कार्बन होता है उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट हमसे कहता है। तो यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन देखे जाएंगे तो 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, करेक्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे थे। इस वजह से जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से आंसर जो जाएगा वो हाइपर कंजुगेशन के कारण जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे तो आई इफेक्ट भी लग रहा था, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट या फिर प्लस एच इफेक्ट भी दिखा रहा है, ठीक है ना। प्लस एच इफेक्ट तब बोलते हैं जब रिंग में लगा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिंग में नहीं लगा है तो हम लोग इसको प्लस आई इफेक्ट मान करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी तो लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है हमारा प्लस एच इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन एक पावरफुल इफेक्ट है कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, इस वजह से हम लोग आंसर जो देंगे वो हाइपर कंजुगेशन देंगे, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी फ्रॉम हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो सीधी सी बात है, ये कार्बोकेटायन जो है वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन गिन करके स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो ये कार्बन हो गया, कार्बन के बगल में हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये वाला जो C है यहाँ से 3 ग्रुप लगे होंगे, इनके पास CH3 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 है, यानी इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में आएंगे, सेकंड ऑप्शन में 2 2 4, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में 2 और 2, तो टोटल कितने देखने को मिल रहे हैं, हमें 4 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 2, 3 2 5, यानी हमें अल्फा हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, तो हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें देखनी थी, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो जो होगा हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर जो होगा वो सी वाला ऑप्शन जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो माइनस आई का ऑर्डर हमको पता होना चाहिए। तो जो माइनस आई का ऑर्डर होता है, माइनस आई का जो ऑर्डर होता है माइनस आई इफेक्ट का, वो होता है NR3 प्लस, देन NO2, देन CN, देन SO3H, देन COOH, देन COOR, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OH, देन OR, सिमिलरली NH2, ठीक है, फिर NR2। इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखा जाए हमें क्या बताना था, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो कौन कौन था सबसे कम, NR2 हमारा सबसे पीछे आ रहा है, यानी NR2 तो सबसे कम देखना चाहिए। फिर OR आ रहा है, ठीक है ना। OR के बाद हमारा फ्लोरीन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर में देखा जाए तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा माना जाएगा, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे मैक्सिमम होगा, देन OR का, देन NR2 का। इस हिसाब से आंसर जो होगा, आंसर हमारा जाना चाहिए बी ऑप्शन, ठीक है ना। और बी ऑप्शन भी, ठीक है, और ए ऑप्शन भी जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन में NH2 दिया हुआ है। तो NH2 जो है
वो भी तो आ रहा है। तो सीक्वेंस में अगर देखें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद OR और OR के बाद NH2 भी हो सकता है, तो NH2 भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है। अगर इन दोनों में कंपेयर करता तो फिर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आंसर A और B दोनों जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल अगर बात करें तो मोस्ट स्टेबल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। अगर इस पोजीशन पे देखें तो कार्बोकैटायन यहाँ पे है, इस पोजीशन पे देखें कार्बोकैटायन यहाँ पे है, इस पोजीशन पे देखें कार्बोकैटायन यहाँ पे है, और इस पोजीशन पे देखें कार्बोकैटायन यहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस के जस्ट सामने हमने क्या लगा रखा है, प्लस के जस्ट सामने हमने लगा रखा है क्या कहते हैं, -I ग्रुप, ठीक है ना। -I ग्रुप हमने सबसे पास लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस से -I के बीच में हमें एक कार्बन की डिस्टेंस मिल जा रही है, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो एक कार्बन की डिस्टेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्लस -I ग्रुप जो है, और -I प्लस को क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है। तो ये तो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो यहाँ पे तो लीस्ट स्टेबिलिटी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कार्बन की दूरी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है उनके बीच में 2 कार्बन की डिस्टेंसेस है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट कांटेक्ट में है NO2 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम से कम स्टेबल देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। हमें बताना है कहाँ पे कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा दूरी पे जो है कार्बोकैटायन वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। NO2 जो -I ग्रुप लगा रहा होगा, यानी डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो उसके कंपैरिजन में। दूसरा चीज यहाँ पे H लगा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन दे रहा होगा बगल में, इसको हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरा चीज ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हर जगह था, इस वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज से हम लोग आंसर नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज से आंसर नहीं दे रहे। जब सारी चीजें कॉमन होती है तो उस इफेक्ट को हटा करके सोचिए। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन की डिस्टेंस थी, यहाँ पे कोई भी कार्बन की डिस्टेंस नहीं थी, डायरेक्ट -I के कांटेक्ट में था, इस वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेबलाइज कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को। और यहाँ पे 2 कार्बन के बीच की दूरी थी, ठीक है ना, इस वजह से ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो -I से सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो यहाँ पे -I का इफेक्ट सबसे कम लग रहा होगा। इस वजह से 51 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन माना जाएगा, कि सी ऑप्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे कार्बोकैटायन खुद को स्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो यही बात गलत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, या तो फ्री रेडिकल होते हैं, या तो उनके पास वैकेंट D या P ऑर्बिटल होना चाहिए। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज तो न्यूक्लियोफाइल होती है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज and can form bond by accepting a pair of electrons from nucleophile. Electrophiles are generally neutral species. जनरली नहीं होते हैं, इस बात को समझना है। मोस्टली जो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी आती है, इलेक्ट्रोफाइल में अगर बात करी जाए तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, कि ये जो स्पीसीज हैं ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं। फिर उसके बाद कौन आता है, सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो जाते हैं। फिर जो फ्री रेडिकल वाले होते हैं वो आते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, देन फ्री रेडिकल वाले, देन उसके बाद वो स्पीसीज होती है जिनके पास वैकेंट D ऑर्बिटल या वैकेंट P ऑर्बिटल होता है, जैसे कि BH3, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। एक FeCl3, ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, पर जनरली अगर हम लोग को बोला जाए, किसी आम आदमी से पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो वो क्या बोलेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो जनरली अगर बोल रहा है तो न्यूट्रल स्पीसीज को हम लोग बाद में मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम लोग अगर जनरली बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इस वजह से यह आंसर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब अगला आंसर जो दिया गया है वहां पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल, तो देखिए न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बेटर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल वन, ठीक है ना। एंड कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट डिफिनीशन पड़ जाती है
क्या ये स्टेटमेंट गलत है? गलत नहीं है, पर एकदम एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो गलत हो गया क्योंकि निगेटिवली चार्ज लिखा था, सेकंड वाला एकदम एक्यूरेट नहीं है, मतलब 50-50 वाली कंडीशन है, थर्ड वाला एकदम एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, अगेन निगेटिवली चार्ज बोल रहा है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी बात हमारी न्यूक्लियोफाइल के लिए गलत है, मतलब नॉट करेक्ट है न्यूक्लियोफाइल के लिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बोल रहा है अमोनिया जो है NH3 वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो बिल्कुल अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है, तो अमोनिया के पास अगर लोन पेयर है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? बिल्कुल डोनेट कर सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में ऐसे समझिए कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो यूजुअली जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती है, जैसे यहाँ पे अमोनिया था, वो आते हैं, वो थोड़े से माने जाते हैं कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। फिर लास्टली हमारे आते हैं पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, तो ये ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का कि सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है, देन लोन पेयर वाले, और फाइनली जिनके पास पाई बॉन्ड होता है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया इज द न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कोर्स अमोनिया इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनको कहीं पे दिखता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कहीं पे अगर उनको दिख गया कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है ना, तो उनको जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखेगी वो वहीं पे जाकर के अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना जहां पे उनको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखेगी वो क्या करते हैं, वहां पे जाकर के अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये भी बात सही है कि न्यूक्लियोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो वहीं जाएगा जिसके पास कमी होती है, जिसके पास अगर पैसे होते हैं तो वो तो गरीब आदमी के पास ही जाता है ना, जिसके पास पैसे नहीं होंगे। कोई अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी के पास जाकर के क्यों पैसे देगा, तो बस सेम लॉजिक है यहाँ पे भी। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन की तरफ क्यों देखेगा। अगर किसी के पास काफी पैसे हैं तो वो दूसरे के पैसे की तरफ क्यों देखेगा, ठीक है ना। अगर दो दोस्त हैं दोनों के पास 10-10 रुपए हैं तो वो क्यों सोचेगा कि बगल वाले के पैसे ले लूं, ठीक है ना। दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, दोनों खुश हैं। हाँ, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा होता तो फिर डिफरेंस आता, लेकिन अगर सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई क्यों सोचेगा लेने और देने का, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, उनके पास सफिशियंट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनको ये इलेक्ट्रॉन को खोजते नहीं है, सीकिंग का मतलब होता है खोजना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खोजते नहीं, इनके ऑलरेडी पास इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भर भर के होता है। लास्ट बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, जो कि गलत बात है। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो याद रखिएगा ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, तो जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, जो H प्लस को ले ले या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पास डिफिशियंसी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास डिफिशियंसी थोड़ी है, इनके पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस के बेस की तरह काम करेंगे ना कि लुईस के एसिड की तरह। इस वजह से डी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन अकर इन, यहां पे हाइपर कंजुगेशन कहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मान ले, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान ले, ठीक है, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बना नहीं है, चलिए सपोज करिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, तो सपोज करिए ये भी हाइब्रिडोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या होती है, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन होती है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए,
उसके पास अवेलेबल होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, उसके पास अवेलेबल होना चाहिए क्या, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी केस में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं। यहाँ इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? देखो पहली कंडीशन फुलफिल है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, पर दूसरी कंडीशन नहीं फुलफिल हो जा रही, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यानी इनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखा पाएगा। करेक्ट, ये हमारा हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखा पाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग, यानी तीनों जगह से बेंजीन लगी हुई है। और बेंजीन पे अभी हमने देखा है कि बेंजीन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में 1 2 3 4 कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तीन तीन बेंजीन लगी है, तो तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये भी हमारा शो नहीं करेगा हाइपर कंजुगेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं शो करेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं शो करेगा। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चौथा बॉन्ड जो होगा वो हमारा हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है? बिल्कुल, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये जो होगा हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि क्या यहाँ पे ये इसके यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे दिखाएगा ये हाइपर कंजुगेशन? नहीं। हमें पता है अगर यहाँ से इसने अल्फा हाइड्रोजन उठाया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करेगा? इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करेगा फॉर हाइपर कंजुगेशन। तो ओनली इन थर्ड ऑप्शन हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब 55 देख लेते हैं। तो 55 में हमसे कह रहा है, 55 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कहाँ पे बनेगा? तो देखिए सब में से Cl हटाइए, Cl हटाने के बाद यहाँ पे प्लस बनेगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो Cl के ऊपर माइनस आएगा, ये माइनस लेकर के हट जाएगा, यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर प्लस, और यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। अब यहाँ पे सबकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो पहले में देखिए, पहले में ये जो कार्बोकैटायन होगा ये रेजोनेंस में जा रहा होगा, तो ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे H2NO2, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है ये कैसा ग्रुप है? -I ग्रुप है। ठीक है ना, NO2 लगा हुआ है ना, ये देखिए NO2 लगा हुआ है, और NO2 क्या है? -I ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो -I जो होता है वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है, यानी प्लस को माइनस नहीं स्टेबलाइज करता है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, फिर वो +I हो, +R हो, +H हो, +M हो। ठीक है ना, तो प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है और माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, -I हो, -R हो, -H हो, या फिर -M हो, ये याद रखिएगा। प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, माइनस को प्लस। अब यहाँ पे प्लस था और हमने ग्रुप कौन सा लगाया था? माइनस, तो ये क्या करने लग जाएगा? डीस्टेबलाइज करने लग जाएगा। और हमें क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम बताना है, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन है और ये क्या लगा हुआ है? ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। अगर हम लोग स्पेशल केस में ये देखते हैं कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली, ठीक है ना, और रेजोनेंस की कंडीशन हो, ये दोनों कंडीशन, यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? यूजुअली बोलते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, लेकिन सिवाय एक केस को छोड़ करके। ठीक है ना, ये जो टर्शरी वाला कार्बोकैटायन बनता है, इसमें ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो होता है ये एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ रेजोनेंस है, मान रहे हैं आपकी बात कि यहाँ पे रेजोनेंस है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली जब हमने चेक किया तो देखा कि यहाँ पे इतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कि ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइजेशन दे देते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है द रेडिकल
is aromatic because it has 7p orbital, 7 unpair electron, 6p orbital, 7 unpair electron, 6p orbital, 6 unpair electron, 7p orbital and 6 unpair electron. तो यहाँ पे ये जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहा होगा। तो बेंजीन में कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सारे कार्बन के पास क्या होंगे, ये p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 1p 2p 3p 4p 5p और 6p, ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और जो CH2 के पास यानी कार्बन के p ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल होगा सीधी सी बात है रेजोनेंस में होगा, ये इनके p ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है ना, इनके p ऑर्बिटल में जंप करके के जाएगा। इसी को तो हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो पर एटम्स की शिफ्टिंग ना हो। तो यहाँ पे अब हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हकल रूल इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करना है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो 4 की टेबल में नहीं आता है, वो नंबर अगर वैसे इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, वो एरोमेटिक है, ठीक है ना, बेसिकली। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है इन p ऑर्बिटल। और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, 6p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कितने ऑर्बिटल्स, 6p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 6p ऑर्बिटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 6p ऑर्बिटल्स हो गए और 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और 6p ऑर्बिटल भी देखने को मिलेंगे, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है, खुद सोच करके देखिए, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, ये पेयर है कि अनपेयर, अनपेयर। तो 6p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो 6p ऑर्बिटल है और 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में अगेन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो कार्बन लगा होगा, कार्बन यहाँ पे कैसे, इसको ओपन करके अगर देखेंगे तो ओपन स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, CH3 CH3, फिर ये जिस कार्बन से अटैच होंगे ये वाला कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, 1 2 3 नहीं, 4 बॉन्ड बनेंगे ना, 4 कंप्लीट है, 1 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से, देन CH2 और देन CH3, ठीक है ना, ये कंडीशन रही होगी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन गिनिए, 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
8 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है इससे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल गए, ठीक है। से अब ये ऑप्शन देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए CH3, CH3, ये जिस कार्बन से अटैच है CH, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 3 6। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा उसमें हम लोग डाल देंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हम लोग डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कोई अल्फा कार्बन। तो सबसे पीछे कौन आएगा? सबसे पीछे तो 5 वाला आएगा, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो 5 5 हो गया, देन 3 वाला आएगा, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्टेबिलिटी में देखें तो सबसे ज्यादा हमें सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें 8 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे थे। तो सबसे आगे सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है तो सबसे आगे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के बाद हमें कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन थे, एंड फिर हमें देखने को मिलेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला, यानी थर्ड ऑप्शन। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। फिर 58 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन में हमें बताना है कि इसकी बेंजाइल कार्बोनियम आयन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिजोनेंस में होगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारी लगी होगी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पूरी ना लिख करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिनाइल रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? 3 सिग्मा का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 58 का ए ऑप्शन। 59 वाला बोल रहा है विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कहां पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से हम लोग एडिशन करा रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड घूमेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है H प्लस। तो H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, फिर वाटर मीडियम है तो वाटर क्या करेगा? OH आयन देगा। अब ये OH आयन कहाँ पे जाकर के अटैक करेगा? जहां पे कार्बोकेटायन बना होगा। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये तो एडिशन रिएक्शन हो गई। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मानी जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं है। दूसरा हमने किसके साथ कराया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? आर एम जी एक्स। तो एम जी के ऊपर प्लस आता है, आर के ऊपर माइनस आता है। यहाँ बॉन्ड घूमेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। तो कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो यहाँ पे आकर के कौन अटैच होता है? यहाँ पे आकर के आर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और O के साथ कौन आएगा? O के साथ MgX आता है और ये डबल बॉन्ड हट जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक तरीके से एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट हो जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बाद जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgX हट करके वहां पे क्या आ जाता है? OH आ जाता है, ठीक है। ये R प्लस नहीं R डैश है, क्योंकि यहाँ पे R डैश आ रहा है ना, ठीक। अब थर्ड वाली रिएक्शन देखिए। थर्ड वाली रिएक्शन में हमने क्या इस्तेमाल किया है? न्यूक्लियोफाइल यूज किया है। अभी हम लोग का पिछले पहले क्वेश्चन आया था ना कि NH3 क्या है। तो NH3 के पास लोन पेयर होता है। तो NH3 किसके जैसे काम करता है? NH3 एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अब यहाँ पे देखिए Br हटेगा, Br हटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? Br को सब्सटीट्यूट कर देगा, Br को हटा करके खुद आकर के NH2 जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पे रिएक्शन हुई किसकी? न्यूक्लियोफाइल की,
NH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एडिशन रिएक्शन थी, ये भी एडिशन रिएक्शन थी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। इस वजह से थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली HCl, यहाँ पे भी बॉन्ड जो है, बॉन्ड घूमेगा, और बॉन्ड घूमेगा तो H प्लस और CN माइनस जाकर के रिस्पेक्टिव साइड जाकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एडिशन रिएक्शन ही होगा, तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के प्रति मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आ रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो वहां पे जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन उसको फुल मतलब ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड ओ CH लगा है, यानी C डबल बॉन्ड O है, यानी इसको अगर कुछ ऐसा समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे ये जो कंडीशन रही होगी, ये कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा। अब ये जो है, हमें पता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की तरफ घूमेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे क्यों जाना पसंद करेगा, जहां पे बेंजीन के ऊपर क्या हो रही हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही हो, तो यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। सिमिलरली अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखेंगे डी, तो डी ऑप्शन में भी देखिए, डी ऑप्शन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे CH2OH है। CH2OH में अगर जाना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे CH2OH जो रहेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। H प्लस निकलेगा, O माइनस रहेगा, O माइनस जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरऑल, ये तो एसिडिक नेचर में हम लोग देखते हैं, पर यहाँ पे जब CH2OH ग्रुप लगा होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है ना। बाकी सब में CH3 ग्रुप भले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, पर सब में कॉमन है, तो उससे तो आंसर जाएगा नहीं। फिर जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैच हो, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, OCH3 ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक चीज यह याद रखनी है कि जो OCH3 होता है, ड्यू टू फील्ड इफेक्ट, एक्टिवेटिंग पावर इसकी कम हो जाती है फील्ड इफेक्ट के कारण। तो एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। इसके कारण जो OH वाला ग्रुप है, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाता है, कहाँ पे, रिंग में, ठीक है ना। तो जब ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, यहाँ पे आकर के अटैक करना पसंद करेगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाएगा, तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब में क्या कर रहे हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवेटिंग पावर, ये दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OCH3 भी और OH भी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करोगे तो OH की एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से बढ़ा पाता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन हमारा बेंजीन रिंग को दे पाता है। तो जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे पाता है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवेट कर पाता है, यानी ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल करा पाता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे Cl प्लस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे Cl प्लस है, तो Cl प्लस है, तो किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यूजुअली वो कैसा काम करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे BH3 की बात करेंगे, तो BH3 में हमको पता है बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल खाली रहता है, यानी ये जो बोरॉन होता है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इस वैकेंट p ऑर्बिटल में ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस वजह से ये भी किसकी तरीके से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव था, तो ये भी किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब यहाँ H3O प्लस आयन की बात करिए, तो यहाँ पे अगर H3O प्लस आयन की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अगर देखा जाए, इसके पास अभी भी लोन पेयर बचेगा, ठीक है ना, इसके पास अभी भी लोन पेयर बचेगा। तो जब ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, देखिए, दो दो चार दो छः और ये दो आठ, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट है इसका, ठीक है ना। अभी इसने मैक्सिमम ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? हमें पता है जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, यानी इसके पास अभी एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। तो एक लोन पेयर बचा हुआ है, और अगर इसके पास एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के कारण ये कैसा काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो H3O प्लस, यहाँ पे लिख दिया जाए, H3O प्लस हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, so not act as इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है, ठीक। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर I माइनस Cl माइनस Br माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हमको बताना है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी रहेगी, ठीक है ना। अब हमको याद रखना है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, उसकी देने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जितना छोटा रहेगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी, वो उतना कम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो सबसे कम ये हो जाएगा, देन ये आई माइनस जो होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस। तो यहाँ पे हमें बस कंपैरिजन करना था, तो आई माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आई माइनस है। देन उसके बाद कौन होना चाहिए? बी आर माइनस होना चाहिए, तो बी आर माइनस होना चाहिए, देन फाइनली सी एल माइनस, किस उससे भी कम होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, उसी ऑर्डर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी डिफाइन करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। 62 62 ये सेम क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन? यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन अभी पहले भी किया था कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने देखने को मिलते हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, पर कहीं पे ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली, ठीक है ना, तो ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस से भी ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंटली आता है, तो हमें बस याद रखना है कि ये जो होता है रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बाकी सब में देखेंगे तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबलाइज माना जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। 64 वाला देखते हैं। 64 वाले में बोल रहा है मैक्सिमम स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे पहले वन ब्यूटीन है। वन ब्यूटीन का अगर हम लोग बनाते हैं, तो ब्यूट बना लीजिए, 4 कार्बन,
डबल बॉन्ड और सबकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक। इसके बाद सिस टू ब्यूटीन, तो यहाँ पे सिस टू ब्यूटीन हमें बताना है। तो CH3 यहाँ पे सिस टू ब्यूटीन ये हमारा तैयार हो गया। उसके बाद ट्रांस टू ब्यूटीन में बना देंगे CH3, C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो पहले अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन ये हो जाएगा हमारा। बगल वाले कार्बन के पास हमारा अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने को। सेकंड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में हमें क्या देखने को मिलता है, बगल में हमें अल्फा कार्बन देखने को मिलता है और वहां पे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे होंगे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों जगह अब 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस में ये देखा गया कि जो ट्रांस की पैकेजिंग होती है, जब हम लोग पैक करते हैं तो ट्रांस की पैकेजिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। और ट्रांस की पैकेजिंग भी अच्छी होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। ट्रांस की पैकेजिंग, ट्रांस की स्टेबिलिटी दोनों अच्छी होती है, ठीक है ना। ट्रांस की पैकेजिंग और ट्रांस की स्टेबिलिटी दोनों अच्छी होती है, तो ये चीज हमको याद रखना था। तो हम लोग इसके ऐसे याद रख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी ट्रांस की हाई होती है, बाकी सबका सिस का, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब सिर्फ सिस की ज्यादा होंगी। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी सिस की ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, सिर्फ MST की हाई होती है। यहां पे बस ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, MST की हाई होती है। MST का मतलब मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी किसकी हाई होती है, ट्रांस की हाई होती है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सिस के लिए ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस। अब ये पैकेजिंग की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देन हम लोग आ जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो 65 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ बोल गया द रिएक्शन। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, तो इस रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड है, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ये बॉन्ड घूमेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। H प्लस होता है, Br माइनस होता है, तो ये कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो H प्लस Br माइनस, और यहाँ पे एक और CH3 लगा हुआ है, करेक्ट, ठीक है। अब ये हमारी ऐसी कंडीशन रही होगी। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाकर के अटैक करेगा, और उस टाइम पे ये बॉन्ड इस तरीके से घूमेगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड घूमेगा तो हमें इंटरमीडिएट में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखेगा, और H प्लस यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा एंड में। अब ये कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद अब Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल था वो आकर के अटैक करेगा, तो Br माइनस कार्बोकेटायन पे आकर के अटैक करेगा। तो जब Br माइनस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा तो हमारी स्पीसीज बनेगी CH2, और ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है Br, ये जो कार्बोकेटायन बन रहा था उसकी स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये हमारा ऑलरेडी वैसे भी स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर हम लोग इसको दूसरी तरफ बनाते तो हमें अल्फा हाइड्रोजन कम देखने को मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हो रहा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कहीं ना कहीं ये RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। इसी वजह से इस तरह की रिएक्शन जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे, जब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, तो वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो आंसर जाता है वो किसके हिसाब से जाता है, मार्को निको रूल से,
ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमारा आंसर जाता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर से। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक, परसेंटेज एच करेक्टर के हिसाब से हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एस करेक्टर 50% देखने को मिलता है, देन डबल बॉन्ड में, देन सिंगल बॉन्ड में। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। ठीक है ना, यहाँ पे भी sp है और ये sp2 है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। यानी ये करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि sp2 पहले दे दिया है, यहाँ पे sp3 पहले दे दिया है, तो ये भी एसिडिक ऑर्डर में पीछे ही रहेगा। और यहाँ पे sp2 पहले दे दिया है और sp को लास्ट में दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। sp जो होगा सबसे आगे आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना है कि जब कभी भी सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन होने की वजह से क्या होता है, अब देखो एसिडिक ऑर्डर हम लोग बताते कैसे हैं। एसिडिक ऑर्डर जब कभी भी डिफाइन करना हो, जैसे फर्स्ट ए और बी में मैं देख लेता हूँ, CH और CH3, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे जब हम लोग डिफाइन करें तो मुझे कैसे पता चलेगा, दोनों sp हाइब्रिडाइज है, दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसकी एसिडिटी ज्यादा है। तो जब कभी भी एसिडिक का हमें ऑर्डर पूछ ले तो आप कॉन्जुगेट बेस बना लिया करा करो और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक किया करा करो, क्योंकि हमको पता है कोई भी एसिड उतना ज्यादा एसिडिक माना जाएगा जितना उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, H+ हटाओ और H+ हटा करके कार्बन के ऊपर क्या ले आ दो, माइनस। अब माइनस लेकर के आओगे, माइनस लेकर के आओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आया, यहाँ पे भी माइनस आया। अब यहाँ पे जो CH3 लगा है ये क्या लगाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और प्लस आई क्या कर रहा होगा, इस माइनस को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो वो कम एसिडिक हो जाएगा, यानी उसका एसिडिक नेचर कम अच्छा होगा। वहीं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक नेचर अच्छा होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 67 नंबर पे पूछा है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनायन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो कार्ब एनायन था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो ये जो कार्ब एनायन था ये कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में था। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ये निगेटिव चार्ज को हम लोग एज लोन पेयर कंसीडर करेंगे, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर से हमारा क्या आता था, हाइब्रिडाइजेशन आता था। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक, लोन पेयर यानी बोला जाए निगेटिव चार्ज कितना है, एक, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कंसीडर द स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल विच इज लीनियर। हमें वो बताना है जो लीनियर है। तो लीनियर की कंडीशन याद रखिएगा, लीनियर सिर्फ हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन जहां देखने को मिलता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें 180 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है और 180 डिग्री का मतलब हो गया लीनियर। और कहीं पे अगर बोल दे प्लेनर, तो प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो हमसे लीनियर पूछा है कि प्लेनर पूछा है, हमसे पूछा है लीनियर। तो लीनियर बस वहां खोजिए जहां पे क्या हो, जहां पे हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा हो, प्योर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ पे ये sp है और ये भी sp है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp2 भी देखने को मिल रहा है और sp भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग वो वाला चुनेंगे जहां पे सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें sp2 भी देखने को मिल रहा है, यानी प्लेनर कंडीशन भी देखने को मिल रही है। और प्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन में है। प्लेनर का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल जो है एक प्लेन में है, वो 180 डिग्री पे नहीं है, लीनियर नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सिर्फ जहां पे
प्योर ट्रिपल बॉन्ड अपने को देखने को मिले, इस वजह से बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा माना जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा हो प्योर एज इट इज, वो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है बेसिक बेस की स्ट्रेंथ हमको बतानी है। तो यहाँ पे बेस की स्ट्रेंथ हमको बतानी थी, ये हमारा लगा हुआ था CH3 ये था, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे माइनस चार्ज था, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हमको बतानी है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और लास्ट में था हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हमको बताना है सबसे ज्यादा अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या इस निगेटिव चार्ज को जाने देगा? नहीं जाने देगा। सिमिलरली फिर ये नहीं जाने देगा और ये सबसे इजीली जाने देगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी sp3 वाले की, देन sp2, देन sp वाला। क्यों? क्योंकि sp वाले की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर खुद के पास रखेगा तो क्या इजिली डोनेट कर पाएगा? नहीं डोनेट कर पाएगा। तो अगर इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा तो क्या वो अच्छा बेस कहलाएगा? नहीं। बेस वो होते हैं जो इजिली डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले का, देन सेकंड, देन फर्स्ट सबसे अच्छा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इस वजह से बी ऑप्शन जो होगा वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन में दिया था, 70 नंबर क्वेश्चन में दिया था कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज और कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंपाउंड विच ओबे हकल रूल। तो यहाँ पे कौन सा है जो हकल रूल को फॉलो कर रहा है? हकल रूल का मतलब क्या हो गया? हकल रूल का मतलब होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। 2 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए, ठीक। तो हमें बस मल्टीपल मिलना चाहिए जिसमें 4 की टेबल में ना आ रहा हो। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 की टेबल में नहीं आता, 6 आ रहा है, 4 की टेबल में नहीं आता है। तो हमें बस ये काउंट करना था। तो पहले वाले ऑप्शन में अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 10 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हकल रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना। और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या 6 पाई? 6 हमारा 4 की टेबल में आता है, 6 हमारा 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये भी हमारा फॉलो करेगा हकल रूल को। थर्ड ऑप्शन में आ जाइए 1 2 3 4, 4, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड थे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 4 4 की टेबल में आता है, यानी ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं फोर्थ में। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, 4 4 की टेबल में आता ही है, तो ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फिफ्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 1 2, दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे कुछ नहीं है, वहां डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 की टेबल 4 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा हकल रूल को। अब आ जाइए यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो दिख रहा है आपको। तो बोलेगे 8 तो आता है 4 की टेबल में, 4 2 जा 8, पर यहाँ पे ये जो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बोट लाइट स्ट्रक्चर होता है। तो बोट लाइट स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो होता है, बोट लाइट स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो होता है ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये एंटी एरोमेटिक ना होकर के
ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो होता है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो ये भी नहीं ही फॉलो करेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। क्या 14 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हकल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये भी हमारा हकल रूल को फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से कितने मॉलिक्यूल हैं जो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 71 को देखेंगे। 71 वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है विच कंपाउंड among द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 2। तो 2 इंटू टू, टू टू जा 4 पाई, 2 टू जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 इंटू टू, 3 टू जा 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि ये एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 1 इंटू टू यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी तो मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे नॉन एरो नॉट एरोमेटिक का मतलब वही नॉन एरोमेटिक था। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉट एरोमेटिक है, ठीक है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये को प्लेनैरिटी में ही नहीं आते हैं। देखो बाकी सब जगह हमें एक कंडीशन तो फुलफिल होती हुई मिलेगी, क्या कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। पर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये प्लेन में ही नहीं है। तो जब प्लेन में ही नहीं है तो एरोमेटिसिटी की बात ही कहां से आएगी, ठीक है ना। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो बात की बात हो जाती है जब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही नहीं मेट हो रही, इस वजह से डी ऑप्शन माना जाएगा कि कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी की बात करना ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा हुआ था इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स आर कोप्लेनर, कहाँ पे हमारे सारे एटम्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनरिटी के लिए अभी मैंने लिखा था कि कहीं पे अगर लिखा रहे लीनियर, लीनियर का मतलब पूरे मॉलिक्यूल में हमें क्या ढूंढना है? sp हाइब्रिडाइजेशन, पूरे मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलना चाहिए। और कहीं पे नाम ले ले क्या? प्लेनर, तो प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए? कंपाउंड में सब जगह क्या हो जाए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जब सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है तो सबका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, यानी सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन वाला, ये एक ही प्लेन में है। तो जब एक प्लेन में है तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? कोप्लेनर कहलाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3 आ जाएगा। sp3 का मतलब क्या होगा? प्लेन के बाहर चला गया है, यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, तो ये बाहर चला जा रहा है, ये भी हमारा नॉन प्लेनर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ CN के बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा, तो अगेन sp3 हो गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी sp3 देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जहां पे नहीं होगा वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो जहां पे हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? नॉट एरोमेटिक की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना। तो बाकी सब में देखेंगे तो बाकी सब में बोलेंगे तो कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। इस मतलब इससे ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू टू, 5 2 जा 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो इस सल्फर का एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यानी एक लोन पेयर लोकलाइज होगा और एक लोन पेयर डी लोकलाइज होगा। तो यहाँ पे जब एरोमेटिसिटी के लिए काउंट करेंगे तो 2 2 4 और 2 6,
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो तीनों कंडीशन में कैसी कंडीशन आ रही है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। सिर्फ यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पहली कंडीशन जो होती है एरोमेटिसिटी की, यानी पहली कंडीशन जो होती है वही फेल कर जाती है। तो हम जब भी एरोमेटिक देखते हैं ना, तो पहले मॉलिक्यूल कोप्लेनर होना चाहिए, यानी सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक हो जाएगा, sp3 कार्बन मिल गया हमको, ठीक है। 74 वाला देखेंगे, 74 वाले में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर फॉलोइंग वुड बी। यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके हिसाब से हमको ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो पहला बेंजीन था, दूसरा टॉल्वीन है CH3, तीसरा क्लोरोबेंजीन है, और चौथा फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल के पास, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, ये लोन पेयर जाएगा रिंग में। तो रिंग में जाएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस वजह से ये क्या है, प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस आर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होगी रिंग की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी रिंग की, ठीक है ना। ये कैसा ग्रुप है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप है, या फिर प्लस एच ग्रुप भी बोल सकते हो। तो प्लस आई या प्लस एच ग्रुप जो है, ये हमारा क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, बट नॉट कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट। जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से, और यहाँ पे कोई इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। तो सबसे अच्छा अगर माना जाएगा, तो सबसे अच्छा डी ऑप्शन माना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लो इलेक्ट्रोफाइल हमने छोड़ दिया, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन भर भर के है रिंग में, वहां पे, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले डी ऑप्शन के पास जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा बी ऑप्शन के पास। तो डी के बाद हमारा बी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 के फॉर्म में है, तो हम लोग 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, तो सबसे पहले हमारा ये फोर्थ था, ये हमारा थर्ड था, सेकंड, और ये फर्स्ट। तो सबसे पहले फोर्थ वाले के पास जाएगा, देन सेकंड वाले ऑप्शन के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसके पास जाएगा, देन फर्स्ट ऑप्शन के पास जाएगा, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। देन लास्टली हमारा थर्ड ऑप्शन के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन सबसे पीछे आना चाहिए, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, फिर सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 वाले में बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्लस आई प्लस एम प्लस आर इसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे माइनस आई माइनस एम माइनस आर के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमारे क्या दिया था, एनिलीन दिया था। एनिलीन की अगर बात कर लें, ठीक है, चलो ये बेंजीन बना दिया मैंने, ये NH2 बना दी, ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। दूसरा बेंजीन हो गया, और थर्ड ऑप्शन इज योर नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारा माइनस आर इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो माइनस इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, माइनस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी माइनस आर ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन क्या करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कम कर देते हैं रिंग की डेंसिटी। तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बाद में आकर के जोड़ना पसंद करेगा। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पे NH2 जो है, NH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है ना।
OH2 के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रिंग में जाएंगे, रिंग में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हमारा एक तरीके से प्लस आर इफेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई कोई नहीं लगा, और इलेक्ट्रोफिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जितना ज्यादा प्लस आर ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा एक्टिवेटिंग रहेगा, तो जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आकर के सब्सटीट्यूट होगा। तो सबसे अच्छा सब्सटीट्यूशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में, देन सेकंड ऑप्शन में, देन थर्ड ऑप्शन में। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड, इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब 76 नंबर देखेंगे, तो 76 नंबर में हमें बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। हमने अभी बताया था इलेक्ट्रोफाइल के लिए सब्सटीट्यूशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे OCH3 क्या है, ये प्लस आर ग्रुप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और माइनस आई लगाता है, ठीक है ना। CF3, तो CF3 जो है ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा माइनस आई की तरह ही काम करेगा एक तरीके से, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है यानी माइनस वाले होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सबसे पीछे आएगा। देन तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। देन तुम्हारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस आई ग्रुप काम कर रहा है, और जो प्लस आर ग्रुप होता है वो स्ट्रांग होता है, इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन सबसे आगे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली। तो मोस्ट इजली कौन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे सारे ग्रुप, सारे Cl जो है वो सेम है, यानी आंसर जो होगा वो Cl से डिसाइड नहीं होगा। अब ये जो है ये क्या है, माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई या फिर प्लस एच भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा। ये क्या है, ये प्लस आर है और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है ना। तो हमें पता है ये न्यूक्लियोफिल जो न्यूक्लियोफाइल आर है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके, वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सके, और जितनी कम रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को दे पाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जिसके पास जितनी कमी होगी ना वो उतनी जल्दी पैसे ले लेगा। अगर मेरे पास पैसे की ज्यादा कमी है, एक आदमी के पास पैसे हैं और एक आदमी के पास पैसे कम है, तो कौन पैसे पहले लेगा, जिसके पास कमी होगी। तो हम क्या चाहते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल छोड़े यानी जब पैसे दें, तो वो पैसे उसके पास पहले जाएंगे जिसके पास कमी होगी। तो कमी कैसे आती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब माइनस आर, माइनस एम, माइनस आई, ये सारे ग्रुप जो लगे होते हैं वो लगे हुए रहेंगे, तब न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो सबसे अच्छा अटैक कहाँ पे कर पाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे प्लस आई लगा था, यहाँ पे प्लस आर लगा हुआ था, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे कि माइनस आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो Cl से तो आंसर जा नहीं रहा था, क्योंकि Cl तो सब में कॉमन है, तो जो डिफरेंट होता है उससे देख करके हम लोग आंसर देते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक। अब 78 वाला ऑप्शन देखते हैं। 78 वाले ऑप्शन में बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि CX रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फॉलोइंग कंपाउंड में हमारा पूछ रहा है कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से जा करके अटैक कर पाएगा, ठीक है ना, जहां पे CX बॉन्ड में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब जब भी न्यूक्लियोफाइल छोड़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहेगा, इस X को हटा करके यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा, सिमिलरली इस X को हटा करके यहाँ पे डोनेट करना चाहेगा, यहाँ पे डोनेट करना चाहेगा और यहाँ पे डोनेट करना चाहेगा, ये सब जगह हमारा आना चाहेगा, ठीक है, ये सभी कंडीशन में आना चाहेगा, ठीक।
अब जब न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा तो यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे बने होंगे कार्बोकेटायन। मान लो X माइनस निकल गया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे एराइल के ऊपर आया, यहाँ पे भी एराइल के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है ना। तो X जब हट जाएगा तो यहाँ पे सब में एराइल के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस वजह से जब एराइल के ऊपर प्लस आता है तो वो थोड़ा कम स्टेबल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर देखा जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे कार्बोकेटायन के ऊपर, तो कार्बोकेटायन के ऊपर यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बेंजीन के डायरेक्टली ऊपर क्या आ गया है, बेंजीन के डायरेक्टली ऊपर प्लस आ गया है। तो ये जो होता है थोड़ा कम स्टेबल माना जाता है। हम लोग बोलते हैं जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एराइल और जो विनाइल कार्बोकेटायन होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो सबसे कम स्टेबल होंगे तो वो सबसे कम रिएक्टिव भी होंगे। इस वजह से जो एराइल वाला है वो तो सबसे पीछे आ जाएगा, देन एराइल विथ NO2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको और अनस्टेबलाइज कर रहे होंगे, दो दो माइनस आर ग्रुप लगे हुए हैं। तो माइनस आर ग्रुप क्या कर रहा होगा, माइनस आर ग्रुप और डीएक्टिवेट कर रहा होगा, तो और क्या कहते हैं, रिएक्शन को कम करेगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन को और कम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थर्ड वाले के पास है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन यहाँ पे स्टेबल होगा। और फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन बीच में आएगा, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में। तो क्वेश्चन नंबर 79 में है यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। तो जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करते हैं, यानी हमें क्या करना है, हेलोजिनेशन को मतलब हाइड्रोजन को निकाल करके देखना है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में यहाँ पे जो Ri होता है, तो Ri के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि I माइनस जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। और वहीं फ्लोरीन की बात करोगे तो RF का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो फ्लोरीन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके रखता है, क्योंकि दोनों सेम पीरियड के हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज देखने को मिलती है। तो यहां से जो हेलोजन होगा वो इजिली नहीं निकलेगा। और आयोडीन वाला जो है वो जो रहेगा, वो आयोडीन जो है वो इजिली अपने आप को निकाल पाएगा। तो जब आयोडीन खुद को इजिली निकाल पाएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिखा पाएगा। और वहीं फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है वो चूंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन उतना अच्छे से नहीं दिखा पाता है, ठीक है। तो I माइनस आराम से निकल जाएगा, फ्लोरीन नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि साइज जो है कार्बन के ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सेम नहीं होती है, सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो वो इतनी इजिली नहीं निकल पाएगा। इस वजह से सबसे पहले Ri निकलेगा, देन Cl, देन Br, देन F, ठीक है ना। साइज के बेसिस पे हमारा आंसर जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CHO क्या है, CHO अगर देखा जाए तो यहाँ पे CHO सब में कॉमन है, ठीक है। CHO यहाँ पे भी CHO है, यहाँ पे CO और CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जब CHO कॉमन है तो वहां पे तो आंसर जाएगी नहीं। यहाँ पे CH3 क्या है, ये प्लस I या फिर प्लस H लगाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, एक्टिवेटिंग ग्रुप था। तो एक्टिवेटिंग के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। प्लस ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो सबसे पहले कहां पे आएगा, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन की कमी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या करेगा, ये अपने O माइनस को यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन जो होगा वो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एज सच में कोई उतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब कार्बोकेटायन आएगा तो ये कार्बोकेटायन को
और ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, यानी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। इस वजह से डी ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, अब 81 वाले ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कंसीडर द रिएक्शन, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज इट, ये किस तरह की रिएक्शन होगी। अगर 81 की हम लोग बात करते हैं तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन यानी NH2 से हम लोग करा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब इसको NH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा देता है RCH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है ना, अब ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है NH2 क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड से नाइट्रोजन अपने न्यूक्लियोफाइल को दे सकता है, तो यहाँ पे दोनों साइड से नाइट्रोजन अपने न्यूक्लियोफाइल को दे सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये हमारा कार्बन पे जाकर के अटैक कर देते हैं। तो कार्बन पे जाकर के अटैक कर रहे, तो पहले कौन अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल चूंकि अटैक कर रहा है, और यही आरडीएस होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक ऐड होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो O वाला ग्रुप है ये OH के साथ हमारा अलग निकलेगा। तो जब OH के साथ जब अलग निकलेगा, इस वजह से यहाँ पे OH का एलिमिनेशन भी होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एलिमिनेशन भी देखने को मिलेगा। इसीलिए 81 का ऑप्शन डी माना। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। तो मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड कौन सा होगा। तो जब कभी भी हमसे पूछे मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड, तो हमें क्या देखना होता है, स्टेबिलिटी देखनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I या फिर +M के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I और -M के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये पूरा ग्रुप हटेगा, तो ये पूरा ग्रुप हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, और ये पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है ये किसके जैसा काम करेगा, -I जैसा काम करेगा। तो ये क्या कर रहा होगा, प्लस को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस आएगा और ये पूरा ग्रुप -I की तरह काम करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब OH या ये वाला ग्रुप हटेगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड O- ये हमारा किसके जैसे काम करेगा, -I जैसा काम करेगा। तो इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -I के। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी, इस वजह से ये उतना अच्छा डिहाइड्रेट नहीं हो पाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में बगल में यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगा तो -I ग्रुप है, तो और हमें ये पता है कि जो -I ग्रुप होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सबके कंपैरिजन में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो -I ग्रुप से कुछ एक कार्बन की दूरी पे है। तो जब एक कार्बन की दूरी पे है तो यहाँ पे -I का जो इफेक्ट लग रहा होगा वो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो जब -I का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से ये ऑप्शन जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है -I और -M के। ठीक है ना, तो -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 एक क्या लगा हुआ है, एक +I ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 ये पूरा का पूरा क्या है, +I ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा +I ग्रुप है, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यानी ये एक +I ग्रुप है। सिमिलरली अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे इस ऑप्शन में CH3 और ये कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड O, तो 2 +I ग्रुप लगे हैं, तो ये और ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, लेस फेवर कर रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। सिमिलरली यहाँ पे बड़ी चेन लगी हुई है, ठीक है ना, एल्काइल चेन, तो ये क्या करेगा, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा +I ग्रुप लगा रहा होगा। तो सबसे कम अगर +I देखा जाए तो ए में ऑप्शन में सबसे कम +I लग रहा है। तो सबसे कम +I लग रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे सबसे आराम से हो जाएगा। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाएगा यहाँ पे आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इस वजह से ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक,
अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड बोला हुआ है और बोल रहा है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हमारा बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखना है जो हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ एसाइल हैलाइड, तो एसाइल हैलाइड का जो हाइड्रोलिसिस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो जो भी एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे NO2 वाला अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो यहाँ पे NO2 लगा हुआ था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पे जब हमारा OH माइनस अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस करने आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा -I की स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छे से हाइड्रोलिसिस हो पाएगा या फिर उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो अगर देखा जाए -I की स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा NO2 की होती है, देन CHO की होती है, देन H की होती है, देन CH3 की होती है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा NO2 होता है, यानी इसका जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो सबसे ज़्यादा -I ये लगाएगा, -I और -R जो होगा सबसे ज़्यादा ये लगाएगा, यानी सबसे आगे कौन होगा, सेकंड ऑप्शन। तो सबसे आगे सेकंड ऑप्शन होगा, देन CHO वाला हो जाएगा यानी फोर्थ ऑप्शन होगा, देन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला, यानी यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन में और कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा देन फर्स्ट ऑप्शन। एंड लास्टली ये CH3 एक +I ग्रुप है, तो +I ग्रुप वाला सबसे एंड में आएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे था, यहाँ पे बताना था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बतानी थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देखेंगे तो H+ हटाएंगे यहाँ पे माइनस आएगा, H+ हटाएंगे यहाँ पे माइनस आएगा, H+ हटाएंगे यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो -I यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, ये भी -I की तरह काम करेगा। और -I ग्रुप जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छे से ये जो है काम कर रहा होगा। और माइनस को स्टेबलाइज करता है, हमें पता है। तो ये सबसे कम 1 कार्बन के डिस्टेंस पे है और ये जो है 2 कार्बन के डिस्टेंस पे है, तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो होगा सेकंड ऑप्शन, सबसे ज़्यादा एसिडिक सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आयन बन रहा है वो निगेटिव -I से क्या है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कम थी इसलिए ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, थर्ड वाले में उससे कम, और लास्टली यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये लास्ट में आएगा, तो लास्ट में फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस वजह से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बोला है, Cl, ये कार्बन से अटैच है, देन C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देन हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की, F C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। देन एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिटिक एसिड हो गया। एंड लास्टली फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड है हमारा, C डबल बॉन्ड OH OH, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करी जाए इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे 3 -I ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है और ये भी -I ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन भी -I ग्रुप है, यहाँ पे ये भी -I ग्रुप है और ये भी -I ग्रुप है। और अगर क्लोरीन और फ्लोरीन में बात करते हैं तो फ्लोरीन का -I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू क्लोरीन का -I, ठीक है ना। फ्लोरीन के -I से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, क्लोरीन का -I इफेक्ट हमारा जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -I का ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो जो इसको A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, तो H+ हटाओगे यहाँ पे माइनस आएगा, H+ हटाओगे यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे जो माइनस होगा यानी B ऑप्शन पे वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, क्योंकि माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे -I का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो B ऑप्शन जो होगा वो सबसे आगे होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I लगा हुआ है। देन A ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पे जो -I लगा हुआ है वो थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग है। देन हम लोग आ जाते हैं
डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में देखिए, तो सी ऑप्शन में देखिए H प्लस हटाएंगे, यहाँ माइनस आएगा और ये जो CH3 है ये प्लस आई की तरह काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नन कोई इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, इस वजह से ये जो है ये इसके बाद आ जाता है और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लग रहा है, तो प्लस आई डीस्टेबलाइज कर रहा होगा कॉन्जुगेट बेस को, तो सीधी सी बात है सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सबसे लीस्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था, 87 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो सब में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें पता है प्लस आर का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर होगा, तो प्लस आर की बात करें तो सबसे ज़्यादा OH का होता है, देन OCH3 का होता है, देन NH COCH3 का होता है एंड लास्टली हमें देखने को मिलता है CH2OH का। ठीक है ना, ये हमारा क्या है प्लस आर का ऑर्डर है। तो सबसे अच्छा प्लस आर कौन है, OH। तो OH जो है सबसे अच्छा प्लस आर है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कहाँ पे, रिंग पे। तो ये जब सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो ये हमारा अगर ऑर्डर लिखना होता तो सबसे पहले ये हो जाता, देन ये हो जाता, देन ये हो जाता और लास्टली ये ऑप्शन होता, ये हमारा ऑर्डर हो जाता। ठीक, देन 88 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। तो गिवन कंपाउंड में हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना था कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑर्डर है किसका, एसिडिटी का। तो हमें पता है यहाँ पे सब में सिर्फ डिफरेंस किसका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। ठीक है ना, अब हमें पता है ये ग्रुप कौन सा लगा है, CH3COOH। ठीक है ना, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे CH2F की बात करते हैं, तो फ्लोरीन क्या लगा रहा होगा, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हो, तो H प्लस हटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो माइनस आई की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन और लास्टली हमारा कौन आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये प्लस आई का काम कर रहा होगा, तो प्लस आई जो होगा वो डीस्टेबलाइज कर रहा होगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को। तो सबसे पहले फ्लोरीन वाला आना चाहिए, जिसमें फ्लोरीन लगा होगा वो सबसे आगे हो जाएगा, देन क्लोरीन जिसमें लगा होगा, देन ब्रोमीन जिसमें लगा होगा और सबसे पीछे CH3 वाला आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस आई लगा रहा होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आई जो स्ट्रांग होगा वो फ्लोरीन का होगा, देन क्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, और जितना ज़्यादा माइनस आई लगेगा उतना ज़्यादा इस माइनस को स्टेबलाइज करेगा और जितना ज़्यादा इस माइनस को स्टेबलाइज करेगा उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है या एसिडिक करेक्टर होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, 89 नंबर क्वेश्चन की। तो 89 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें क्या बताना था, ऑर्डर बताना था। तो फर्स्ट ऑप्शन था CrCOOH, सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारा HOH यानी वाटर और थर्ड ऑप्शन क्या था ROH था। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H प्लस हटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये जो माइनस है ये किस में जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस हमारा बनेगा ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी H जो है वो कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है और R जो होगा वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई का इफेक्ट लगाएगा। तो जैसे ही H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा और कॉन्जुगेट बेस जो होगा यहाँ पे प्लस आई लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये प्लस आई जो होगा इस माइनस को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस थोड़ा कम स्टेबल होगा कंपेयर टू इसके कॉन्जुगेट बेस से। तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस चूंकि ज़्यादा स्टेबल होता है इस वजह से वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो वाटर जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा देन अल्कोहल। एंड लास्टली हमारा जो एसिटाइलिन है, यहाँ CH, यहाँ पे C जब हट जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, तो ये भी स्टेबल होगा, ये भी एसिडिक होगा पर नॉट कंपेयर टू अदर्स। बाकी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उनकी pKa वैल्यू जो होती है वो कम होती है, इसकी pKa वैल्यू बाकी सबके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये जो होगा वो सबसे पीछे आएगा, इस वजह से ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है
among the following the strongest acid is, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो मैंने जैसा कि बताया था कि जहाँ पे भी -I जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा एसिड जो होगा वो स्ट्रांग माना जाएगा। तो यहाँ से H+ हटाओगे तो ये CH3 क्या कर रहा होगा, +I इफेक्ट शो कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, कितने नंबर, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे, ठीक है ना। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, पहले ही कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे +I ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो +I जो होगा वो तो डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। देखो सब में से H+ हटाओगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, और माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, तो प्लस वाले तो हो नहीं सकते ये +I वाले। अब बचा B और C ऑप्शन में, तो B और C ऑप्शन में हमें पता है जो -I यानी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है तो मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। तो बी ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगा है, और सी ऑप्शन में पहले ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो जब पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा है तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, उस माइनस चार्ज को कम कर पाएगा, और माइनस चार्ज को कम करेगा तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इस वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा पेपर का डिस्कशन।